जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आपसे एग्जाम में आता है। तो पूरा सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग नोट से चाहेंगे तो इसका पीडीएफ हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, बस आप लोग वीडियो पूरा अच्छे से इस चीज़ों को देख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में आप लोगों को उसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ इसमें योजनाएं थी, जैसे पंचायती राज समितियां कुछ बनाई गई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बस दो चीज़ें आपसे देखनी है यहाँ पे, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखना है, दूसरा चीज़ इससे रिलेटेड समितियां देखनी है। बस इतने से ही क्वेश्चन कवर हो जाएगा। निश्चिंत होकर के बैठिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने पॉलिटी का बना रखा है, इस तरीके से हमने पॉलिटी आप लोगों के लिए कंप्लीट करी है। जो टॉपिक अभी यहाँ पे बाकी हैं, जैसे इन पे टिक नहीं लगा, ये टॉपिक हम आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देंगे। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान की शब्दावली है, यह कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं और ये कुछ टॉपिक बाकी है, ये भी हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को बता दें, इस तरीके से हमने ये आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में हमने सबसे पहले जो क्लास ली थी, संवैधानिक निकाय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंप्लीट किया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंप्लीट किया था। आज पंचायती राज व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके टॉपिक सारे हम आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देंगे। ये जो टॉपिक है ये होमगार्ड, कांस्टेबल और दरोगा तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पूरा बेसिक से हम लोग पहले इसका बेसिक देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे इससे रिलेटेड समितियां। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, शॉर्ट में चीज़ें आप लोगों को कवर करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब देखिए बेसिक में आप लोगों को क्या पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था से। जैसे विषय की अगर बात करें तो ये राज्य सूची का एक विषय है। उल्लेख इसका मिलता है तो भाग 9 में इसका, संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो 243A से 243O ये है जहां से पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल हैं, ठीक है। इन्हीं आर्टिकल के बीच में पूरा पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। अनुसूची 11वीं अनुसूची है। विषय टोटल इसमें 29 विषय हैं। संविधान संशोधन तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको ऐड करा गया था संविधान में। ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग इसका देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको लागू यानी प्रभावी कब किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को। मनमोहन सिंह के द्वारा 2010 को इसको घोषित किया गया था। 24 अप्रैल 2010 को इसको घोषित किया गया था। उसी दिन से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लागू ही 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इस पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्थानीय शासन के मॉडल को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, नागौर जिला राजस्थान में, ठीक है। 1 नवंबर 2059 को आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया था। सबसे पहले किसने अपनाया तो राजस्थान ने अपनाया पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। फिर किसने अपनाया, आंध्र प्रदेश ने। राजस्थान ने कब अपनाया, 2 अक्टूबर 1959। आंध्र प्रदेश ने कब अपनाया, 1 नवंबर 1959 को, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये हमने यहाँ पे समझा क्या, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो बेसिक फैक्ट थे, कब इसको जोड़ा गया, किस विषय में है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सी अनुसूची है, कितने विषय हैं, उल्लेख कहाँ मिलता है, विषय कौन सा है, लागू कब हुआ, दिवस कब मनाया जाता है, इसका शुरुआत कब हुई, इसको राजस्थान ने कब अपनाया और आंध्र प्रदेश ने कब अपनाया, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल इतने क्वेश्चन तो आपको बेसिक में आने ही चाहिए। अगर इतना आप नहीं तैयार कर पा रहे हो तो ये मान लो कि तैयारी का जो आपका लेवल है बहुत वीक है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से तैयार करना है। अब आगे देखते हैं, जो स्थानीय सुशासन हमने अभी यहाँ पे बात करी, क्या स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। अब स्थानीय सुशासन क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्थानीय सुशासन जो है यह 2 प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। स्थानीय सुशासन 2 प्रकार की, एक तो है ग्रामीण स्तर पे, दूसरा है शहरी स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे इसको पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, शहरी स्तर पे इसको नगर पालिका कहा जाता है, ठीक है। नेहरू का एक स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट कई एग्जाम में पूछा गया है कि
यदि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इनकी यह एक मान्यता थी, इनका एक कहना था कि अगर किसी देश का विकास करना है तो गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव का विकास करेंगे तो उस देश का विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक ग्रामीण एक शहरी। तो ग्रामीण में पंचायती राज कहते हैं, शहरों में इसको नगर पालिका कहते हैं। अब हम आप सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विषय था कि उनका मानना था कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास हो पाएगा। तो पंडित नेहरू ने इसी कथन को अपनाते हुए 2 योजनाएं चलाई थी। 2 योजनाएं चलाई थी। एक चलाई थी 2 अक्टूबर 1952 को, जिसका नाम था सामुदायिक विकास का कार्यक्रम। दूसरा चलाया 2 अक्टूबर 1953 को, जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। 2 अक्टूबर की डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये दोनों योजनाएं चलाई, लेकिन ये दोनों की दोनों योजनाएं क्या हो गई? असफल हो गई। दोनों योजनाएं असफल हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? देखो बिल्कुल इसको आप दिमाग में सेट करके अच्छे से पढ़िएगा। फिर उन्होंने क्या किया? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति से उन्होंने ये उम्मीद करी कि जो नेहरू मॉडल इन्होंने तैयार किया था, जो शुरू किया था, वो असफल क्यों हो गया? उसका कारण बताइए और उसके लिए सुझाव क्या किए जा सकते हैं, यह भी आप बताइए। नेहरू मॉडल का मतलब, जो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर किसी देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करिए, गांव के बाद देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके ही पर्पस को लेकर के, उस टारगेट को ही लेकर के जो 2 योजनाएं चलाई गई थी, ये 2 योजनाएं, ये दोनों योजनाएं जो असफल हुई, तो इस असफलता को लेकर के नेहरू जी ने 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया था, जिसका मुख्य काम था कि नेहरू मॉडल की जो शुरुआत करी थी उन्होंने, तो असफल क्यों हुई, उसके कारण बताइए और सुझाव बताइए। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने ऊपर भी आपको ये बताया, ठीक है, किस तरीके चालू करी गई। अब देखो, ये जो बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोगों ने देखो सबसे पहले क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा बिल्कुल इसका बेसिक। देखो दिमाग में लोड मत दो, आराम से इन चीज़ों को कवर करो। ठीक है, निश्चिंत होकर के बैठो, पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना आप रिवीजन कर सको, जहाँ से कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके उतना आप लोगों को कराते हैं। सबसे पहले हमने इसका बिल्कुल बेसिक समझा, बेसिक फंडामेंटल समझा। इसके बाद बेसिक समझने के बाद हमने बताया कि ये जो स्थानीय सुशासन था, इसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय सुशासन क्या था? तो स्थानीय सुशासन को 2 भागों में, ग्रामीण और शहरी के हिसाब से बांटा गया। ग्रामीणों में इसको पंचायती राज कहा गया, शहरों में इसको नगर पालिका कहा गया। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 योजनाएं चलाई, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर गाँव को हम लोग डेवलप कर लेंगे तो देश हमारा ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ किया। लेकिन ये दोनों योजनाएं किसी तरीके से फेल हो गई। जब ये फेल हो गई तो 1957 में उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य काम ये था कि आप लोग जो ये योजनाएं फेल हुई हमारी हुई हैं, इनका आप मूल्यांकन कीजिए, कारण बताइए और हमें सुझाव दीजिए। तो बलवंत राय जो मेहता समिति थी, तो उसने अपने सुझाव दिए, उसने बताया इन चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में गठित हुई, किसके द्वारा? अब ये कभी आपको नहीं भूलेगा, नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई। क्या? कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय का मतलब यही है कि एक ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गांव के स्तर पे करेंगे, ग्राम स्तर पे, फिर इसके ऊपर जाएंगे हम लोग ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और फिर हम लोग जाएंगे जिले स्तर पे। तो इन्होंने त्रिस्तरीय ग्राम की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात कही। ये तीनों आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष समिति एवं जिला परिषद का चुनाव परोक्ष रूप में होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन व उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, ये किसकी सिफारिश थी? बलवंत राय मेहता समिति की थी। ये वही योजना है जिसको नेहरू जी ने अपनी दोनों योजनाओं के असफल होने पे समिति का गठन किया था। उनसे मांगा था कि हमें कारण बताइए और सुझाव दीजिए, तो उस समिति ने ये सुझाव दिए किसको? नेहरू जी को। ठीक है, ये योजना ये उन्होंने सुझाव दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा क्या
कि 1958 में सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया। जब बलवंत राय मेहता समिति ने इतनी सिफारिशें दी कि त्रिस्तरीय गठन होना चाहिए, एक तो गांव के स्तर पे, फिर ब्लॉक के स्तर पे, भी जिले के स्तर पे, ठीक है। इसके बाद 1958 में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत किया गया, यानी कि पंचायत का गठन किया गया। कहाँ पे किया गया? नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला, ये ऊपर हमने आपको बता दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के साधन नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। पहला कहाँ था? राजस्थान। दूसरा कहाँ था? आंध्र प्रदेश। दूसरा कहाँ था? आंध्र प्रदेश। तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। किसकी सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। किसने किया? नेहरू जी ने किया। क्यों किया? कारण बता दिया आपको, ठीक है। इसने रिपोर्ट पेश करी 1958 में। क्या रिपोर्ट में कहा? कि रिपोर्ट में कहा जो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय में क्या था? पहले हमारा गांव था, देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं। पहले गांव था, फिर ब्लॉक था, इसके बाद जिला था। इस तरीके से इसका गठन किया जाना चाहिए, खंडवाइज गठन किया जाना चाहिए, ठीक। यहाँ तक आप अच्छे से समझे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि जो ये व्यवस्था थी ये बाध्यकारी नहीं थी। यह व्यवस्था उस समय तक अनिवार्य एवं बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन ये क्या था कि भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, फिर प्रधानमंत्री जी की, नेहरू जी की मृत्यु हो गई 1964 में। तो इस योजना का भी बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल पाया। जब नहीं मिल पाया तो इस योजना के बाद क्या हुआ? अभी आप अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति का, ठीक है। अब अशोक मेहता, हमने ऊपर बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी, अब हम लोग अशोक मेहता समिति पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये थोड़ी सी जानकारी देख लो कि अभी ये बैच चल रहे हैं, रन पे हैं इस टाइम पे। किसी भी जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। होमगार्ड, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई कंप्लीट नोट्स, ये तो क्रैश कोर्स है होमगार्ड का। इसके अलावा ये फुल लेंथ बैच आपके दिए गए हैं, होमगार्ड, यूपीएसआई, कांस्टेबल। बिल्कुल अच्छे से आप नोट्स कंप्लीट है, समय कम है, बिल्कुल रट डालो। कंटेंट बिल्कुल वही आपको दिया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी तो इंटरनेट में सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति क्या थी? तो अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, रिपोर्ट इसने 78 में दिया। अब बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? बलवंत राय वाली तो 1957 में गठित की गई थी और इसने रिपोर्ट दिया था 58 में। ये बिल्कुल याद रखना, इनकी रिपोर्ट भी पूछता है, ठीक है। अब इसने क्या किया था कि द्विस्तरीय राज व्यवस्था, पंचायती राज का सुझाव दिया था। बलवंत राय ने कितना दिया था? तो बलवंत राय ने 3, पहले गांव के अकॉर्डिंग, फिर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ये 3, ये बलवंत राय वाली समिति थी, ठीक है, जिसने 1957 में गठन हुआ, 58 में इसने रिपोर्ट की। अब अशोक मेहता समिति 77 में गठित हो रही, 78 में अपने रिपोर्ट पेश कर रही है। इसका मानना था कि सिर्फ हमें ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे गठित करनी चाहिए, हमें विलेज स्तर पे गठन नहीं करना चाहिए। ये इसका मूल उद्देश्य था, किसका? अशोक मेहता समिति का। इस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की। किसकी? पंचायती राज वित्त निगम की। नया पंचायत के गठन का सुझाव दिया। एससी एसटी को आरक्षण देने का भी सुझाव इस समिति ने दिया। तो अशोक मेहता समिति कितनी स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात करता है? तो 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, ठीक। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, क्या कि पंचायतों के विघटन के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री का भी होना जरूरी हुई। लेकिन क्या था, ये जो हम आप लोगों को बता रहे थे कि समिति की सिफारिश थी, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। क्यों लागू नहीं हो पाई? कौन सी समिति की? तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी? अशोक मेहता समिति। ये लागू नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या रही? कि जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गिर गई थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये भी समिति का काम खत्म हो गया था।
बात समझ में आई? तो आप देख रहे हो हमने ऊपर बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी, फिर हमने पढ़ा क्या, कौन सी समिति पढ़ी, तो हमने अशोक मेहता समिति थी, बलवंत राय। देखो याद बाद में कुछ नहीं होता है, यहाँ जितना दिमाग लगा लोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था करी, एक गांव, फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। इसका गठन किया गया 1957 में, रिपोर्ट पेश करी 1958 में। इसके बाद हमारी दूसरी समिति आती है अशोक मेहता। अशोक मेहता वाली जो समिति हमारे पास आती है, इसका जो गठन हुआ, इसने दो स्तरीय की बात करी, गांव को हटा दिया था इसने सीधे ब्लॉक और जिले की बात करी। इसने जो रिपोर्ट दी अपने 1977 में गठन हुआ, और रिपोर्ट इसने दी 1978 में। कब दी? 1978 में। दोनों समितियां यहाँ पे पढ़ चुके। अब हम देखते हैं दांतेवाला समिति 1978। अब यह क्या थी? जीवी के राव समिति 1985। गठन इसका किया था राजीव गांधी की सरकार ने इसका गठन किया था। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए की गई थी। सिफारिशें इसकी क्या थी? तो सिफारिशें थी कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन आवश्यक है। वित्त आयोग का इसने गठन कराया। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन का सुझाव दिया। तो जो ये समिति थी, इसने किसका सुझाव दिया? जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, वही गांव, ब्लॉक और जिले लेवल की 3 स्तरीय का। 2 स्तरीय में कौन सी है? तो अशोक मेहता समिति है। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, किसने कहा? तो दांतेवाला समिति ने कहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, एल.एम. सिंघवी समिति, या इसी को लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 के नाम से जानते हैं। इस समिति ने सुझाव क्या दिए? तो इस समिति के सुझाव जो थे, देखो इन्हीं से क्वेश्चन निकल के भी आता है, ये याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय ग्राम, खंड और जिला, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई। पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन। पंचायतों का करारोपण अधिकार दिया जाना चाहिए। नए पंचायतों की स्थापना किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये किसकी सिफारिश है? तो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश है। आगे देखते हैं पी.के. थुंगन समिति 1989। पी.के. थुंगन समिति 1989। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश को जमीनी स्तर पर लागू होने के लिए गठित की गई थी। संवैधानिक आधार देने का समर्थन इसने किया था। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसमें राज्य वित्त आयोग गठन की बात कही। ग्राम पंचायतों को समिति न्यायिक अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, ये भी इसने बात कही थी। चलिए अब देख लेते हैं चलिए तो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक था 1989 का। तो इसको लोकसभा में तो पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में इसको पारित नहीं किया गया। बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें जब पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो इसको 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया। 23 दिसंबर 92 में राज्यसभा में पारित किया गया, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति जी ने इसको हस्ताक्षर कर दिए थे, और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन अगर आता है तो इसी से आएगा। अब 73वां संविधान संशोधन जो था वो क्या था? तो 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का अधिकार था। संविधान के भाग 9 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो अच्छा एक बात आप ये बताओ, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, तो आप लोग ये बताओ, तो क्या भाग 9 क्या इस तरीके से था कि भाग 8 के बाद सीधे 10 आ गया था, भाग 9 नहीं था? क्या ये था? ऐसा भाग 9 पहले भी था, लेकिन उसमें कुछ आर्टिकलों को जोड़ा गया। जैसे इसमें 243 ए से लेकर के ओ तक के उपबंध किए गए। उसमें डायरेक्ट सिर्फ पंचायतों का था, इसमें डायरेक्ट उनके आर्टिकलों का विस्तार किया गया था। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत ही अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक उपबंध किए गए। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। ग्राम पंचायती राज
संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई। कार्यकाल इसका 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पे 6 माह के अंदर निर्वाचन की भी बात कही गई थी। इतना हमने 73वें संविधान संशोधन से सीखा। ठीक है, और इसके अलावा आरक्षण व अन्य मुख्य प्रावधान भी इसमें किए गए कि SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। OBC और अल्पसंख्यकों के आरक्षण का निर्णय राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया था। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य जहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया था। बिहार पहला राज्य बना था जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं जो पंचायतों से रिलेटेड हैं। हमने बताया उल्लेख कहाँ है, भाग 9 में। ठीक है, तो आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 243 ए से लेकर से 243 ओ तक यहाँ पे, मुख्य रूप से ओ तक यहाँ पे इनका वर्णन देखने को मिलता है। ए में क्या है, तो ग्राम सभा का वर्णन मिलता है। 243 के बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी में पंचायतों में आरक्षण, ई में पंचायतों का कार्यकाल जो 5 वर्ष होगा, एफ में पंचायतों की योग्यता और जी में पंचायतों की शक्तियां एवं अधिकार एवं जिम्मेदारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आगे देख लेते हैं। इसके अलावा 243 हमने जी पढ़ लिया। जी में क्या था कि पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारी थी। 243 की एच में पंचायतों की टैक्स या करारोपण की शक्तियां थी। आई में क्या था, तो राज्य वित्त आयोग का गठन। जे में क्या है, तो पंचायतों का लेखा परीक्षण। के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। एल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एम में क्या है, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एन में क्या है, विधियों और पंचायतों का निरंतर बने रहना। ओ में क्या है, चुनावी मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक का वार्डन है। तो दोस्तों ये पूरा जो हमने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है, ये पूरा पंचायतों से अच्छा टॉपिक है। इसको बस जितना दिया है इतना बस आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। बस पंचायत से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहो। जो हमने समितियां बताई हैं बस वो आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, रिपोर्ट कब पेश करी। अशोक मेहता समिति कब बनी, कब रिपोर्ट पेश करी। सिंघवी समिति क्या थी। ठीक है, तो इस तरीके जितनी हमने समितियां यहाँ पे कराई उनको अच्छे से देख लेना। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। एक एक टॉपिक इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे ताकि आप अच्छे से क्विक रिवीजन भी कर सको और चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आ सके। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कम से कम 3 घंटे का लेक्चर हो सकता था, हमने 20 से 25 मिनट में इसलिए इसको समाप्त किया कि एग्जाम में सिर्फ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वो सिविल सर्विसेज के या अन्य एग्जामों के लिए हो जाता है, जो स्टेट पीसीएस वगैरह अन्य एग्जाम के लिए। तो आप लोग बस इतना ही अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।